साल बीत गए, मौसम बदले, पर इस ढाबे की किस्मत नहीं बदली। ये सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, रघु के पिता का वो अधूरा सपना है जो आज इस तपती धूप में धूल फाक रहा है। हर बार जब रघु इसे देखता है, उसे अपने पिता की वो आखिरी मुस्कान याद आती है जो वो इसी काउंटर पर बैठकर बिखेरा करते थे। पर आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा और जलती हुई लू है। बाबूजी, आपने पसीना बहाकर इसे बनाया था। मैं इस पसीने को अब और बहने नहीं दूंगा। अब यहाँ सिर्फ सुकून की ठंडी सांस होगी। अरे रघु, क्यों इस भरी दोपहर में अपनी जान सुखा रहा है? पिताजी गए तो ढाबे की रौनक भी ले गए। अब ये खंडहर तुझे सिवाय दुख के और कुछ नहीं देगा। सही कह रहे हैं बिरजू काका। इस गर्मी में तो इंसान का भेजा फ्राई हो जाए। यहाँ कोई चाय पीने क्यों आएगा? लोग तो घर के अंदर दुबके पड़े हैं। बस अब बहुत हुआ। इस ढाबे को फिर से चलाऊंगा, पर कुछ अलग करके, वरना लोग लौटकर आएंगे ही नहीं। अरे रघु, लोग आते हैं या नहीं ये छोड़, पहले ताला तो खुलवा। ये साल भर से बंद पड़ा है। ताला भी खुल जाएगा बिरजू काका, पहले दिमाग खुलना चाहिए। अगर ये ताला खुला ना तो दिमाग खुले या ना खुले, तेरे पैसे जरूर खुल जाएंगे। सालों से बन पड़ा है ये ढाबा। इसे दोबारा खड़ा करना खेल नहीं है। बहुत पैसा लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, और अगर गांव वाले वापस नहीं लौटे तो याद रखना, तेरी मेहनत भी मिट्टी में मिलेगी और तेरे पैसे भी। आएंगे सोनू भाई, सब आएंगे, क्योंकि अब यहाँ वही ठंडक मिलेगी जो शहर के बड़े बड़े होटलों और मॉल में मिलती है। मैं इसे गांव का पहला एसी ढाबा बनाने जा रहा हूँ। एसी ढाबा? रघु, तू शहर में रहकर थोड़ा ज्यादा ही पड़ गया है क्या? गांव में बिजली का ठिकाना नहीं और तू एसी की बातें कर रहा है। गांव में एसी? मजाक है क्या? रघु ने ढाबे का दरवाजा खोला और साथ ही पुरानी यादों की धूल हवा में उड़ गई। सोनू और बिरजू काका भी साथ में अंदर आए। अंदर घुटन थी। उमस और गर्मी से भरा हुआ वो बंद पड़ा ढाबा जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। उफ, यहाँ तो बाहर से ज्यादा गर्मी है रघु। यहाँ एसी कैसे चलेगा? और ये एसी होता क्या है भला? बस एक ठंडी हवा वाला डिब्बा? देखो, जगह पुरानी है पर चलने वाली है। चलने वाली? अरे कुर्सी की टांग तो पहले ही भाग चुकी है। और ये दीवारें देख, पूरी सड़ चुकी है। रघु, लगता है तू धूप में कुछ ज्यादा ही पक गया है। यही तो समझाना है बिरजू काका और सोनू भाई। शहर में लोग इसी ठंडक के लिए अपनी जेबें खाली करते हैं। एसी सिर्फ एक मशीन नहीं होता, ये पूरा सिस्टम होता है। देखिए, ये जो दीवारें हैं ना, मिट्टी और ईंट की, ये बाहर की गर्मी को अपने अंदर खींच लेती हैं। मैं सबसे पहले इन पर थर्मल इंसुलेशन लगाऊंगा, एक ऐसी परत जो गर्मी को अंदर आने से रोकेगी। थर्मो इंसुलेशन? अरे ये कौन सी नई बला है रे? सीधे सीधे बोलना, ये करेगा क्या? काका, जैसे हम सर्दी में कंबल ओढ़ते हैं ताकि अंदर की गर्मी बाहर ना जाए, वैसे ही मैं इन दीवारों पर ऐसी परत चढ़ाऊंगा कि बाहर की 45 डिग्री की गर्मी अंदर झांक भी नहीं पाएगी। फिर मैं यहाँ असली हैवी ड्यूटी एसी यूनिट लगाऊंगा। पर बिजली का क्या? यहाँ तो बिजली आंख मिचौली खेलती है। आती है मेहमान की तरह और जाती है तूफान की तरह। उसकी भी प्लानिंग है सोनू भाई। मैं यहाँ पुराने ट्रैक्टर के इंजन से चलने वाला एक जनरेटर तैयार करूंगा जो बिना रुके एसी को पावर देगा। शहर के ढाबों में लोग गर्मी की वजह से खाना ठीक से नहीं खा पाते, पर मेरे ढाबे में बाहर चाहे कितनी भी आग बरसे, अंदर बैठते ही आपको लगेगा कि आप हिमालय की गोद में आ गए हो। रघु की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी जिद जो सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि अपने पिता के नाम को फिर से रोशन करने की प्यास थी। वो जानता है कि गांव वाले अभी इस पर हंस रहे हैं, पर उसकी योजना कंक्रीट की तरह मजबूत थी। अगर तूने ये कर दिया ना रघु, तो समझ ले पूरा जिला यहाँ उमड़ पड़ेगा। पर क्या सच में बाहर की आग और अंदर की बर्फ का मेल हो पाएगा? होगा सोनू भाई, और इसी गांव में होगा। अब इस ढाबे का नाम सिर्फ रघु का ढाबा नहीं, रघु का एसी ढाबा होगा। जब इरादे नेक हों तो राह में मुश्किलें आना लाजमी है, पर रघु इस बात से अनजान था कि अंधेरे में कोई उसकी ठंडी कामयाबी की जड़ों में तेजाब डालने की तैयारी कर रहा है।
अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रघु एक विशाल धूल से भरा हुआ एसी लेकर आता है। ढाबे के बाहर सोनू और बिरजू काका पहले से ही मौजूद थे। अरे ये क्या कबाड़ उठा लाया है रघु? ये तो शहर के किसी पुराने अस्पताल का मुर्दा लग रहा है। काका, कबाड़ नहीं है, ये शहर की एक पुरानी दुकान से ढूंढ कर लाया हूँ। दिखने में पुराना है, पर इसका कंप्रेसर एकदम लोहे जैसा मजबूत है। बस थोड़ी सफाई और मरम्मत की जरूरत है। भैया, इसकी हालत देख के तो लग रहा है कि ये ठंडी हवा कम और पुरानी यादें ज्यादा फेंकेगा। चल जाएगा ना? चलेगा नहीं सोनू भाई, दहाड़ेगा। चलो पहले अंदर की सफाई शुरू करते हैं। जब तक धूल नहीं हटेगी तब तक ये मशीन सांस नहीं ले पाएगी। रघु, सोनू और बिरजू काका ने मिलकर ढाबे को फिर से जिंदा करना शुरू किया। मकड़ी के जाले हटाए जाने लगे, धूल से ढकी मेजें फिर से चमकने लगी। हर कोना धीरे धीरे अपनी पुरानी पहचान वापस पाने लगा। उधर रघु दीवारों पर इंसुलेशन की चादरें चढ़ा रहा था और फिर उन पर नया रंग भर रहा था, जैसे सिर्फ दीवारें नहीं, पूरा ढाबा एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहा हो। तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। जग्गी, गांव का इलेक्ट्रिशियन, हाथ में अपनी टूल किट लटकाए हुए। राम राम रघु बाबू, तो मुर्दे में जान फूकने की तैयारी हो गई? ये जो पुराना लोहा लाए हो, ये बहुत बिजली पीता है। हमारा ट्रांसफार्मर इतना लोड नहीं झेल पाएगा। राम राम जग्गी भाई, लोड की चिंता मत कीजिए, मैंने इसकी वायरिंग अलग से ही करूंगा। बस आपका सहयोग चाहिए कि वोल्टेज सही रहे। सहयोग तो हम बहुत दे रहे हैं रघु, पर याद रखना, बिजली मेरी मुट्ठी में रहती है। अगर इस पुरानी मशीन ने गांव की लाइन ट्रिप की तो मुखिया जी तुझे गांव से बाहर कर देंगे। बिना परमिशन के इतना भारी एसी लगाना गैर कानूनी है। जग्गी, तू डरा क्यों रहा है लड़के को? अगर ये चल गया तो सबको फायदा होगा। फायदा या धमाका, ये तो वक्त ही बताएगा काका। जग्गी तिरछी नजर से मुस्कुराते हुए चला जाता है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। ढाबे के अंदर इंसुलेशन का काम पूरा हो चुका है। रघु ने उस पुराने एसी को ढाबे के ऊपर की दीवार पर मजबूती से फिट कर दिया है। पूरे गांव वाले भी इकट्ठा हो चुके थे ये तमाशा देखने। ये वो पल था जिसका रघु को बरसों से इंतजार था। एक तरफ उसका आत्मविश्वास था और दूसरी तरफ जग्गी की दी हुई चेतावनी। सोनू भाई, ऑन करो। रघु, पंखा घूम रहा है, हवा आ रही है। अरे वाह रघु, ये तो सच में जादू है। बाहर लू चल रही है और अंदर अभी से ठंडक महसूस हो रही है। तूने तो कमाल कर दिया बेटा। देख भाई, रघु का एसी चल गया। अब तो गर्मी की छुट्टी यही मनेगी। रघु के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आती है। उसे लगता है कि उसने जंग जीत ली है। लेकिन तभी अचानक एसी की आवाज बदलने लगती है। वोल्टेज मीटर की सुई पागलों की तरह ऊपर नीचे होने लगती है। ये क्या हो रहा है? वोल्टेज इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है? रघु देखो, एसी से धुआं निकल रहा है। अचानक एक तेज चिंगारी निकलती है और पूरा एसी बंद हो जाता है। साथ ही ढाबे की सारी लाइटें गुल हो जाती हैं। बाहर से एक आवाज आती है, रघु बाहर देख, खंबे पर आग लग गई है। रघु भागकर बाहर आता है। खंबे पर तारों के बीच भयंकर चिंगारियां निकल रही थी। जग्गी दूर खड़ा भीड़ में मुस्कुरा रहा था। रघु का सपना अपनी पहली ही उड़ान में जमीन पर आ गिरा था। ये हादसा नहीं है सोनू भाई, ये किसी ने जानबूझकर किया है। खंबे पर अभी भी चिंगारियां उठ रही थी। लोग दूर खड़े थे, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ में से जग्गी आगे बढ़ा और अगले ही पल वो जोर से चिल्लाया, देखा, देख लिया गांव वालों, मैंने पहले ही कहा था कि ये पुरानी मशीन गांव को जला देगी। रघु के लालच ने आज हमारे खंबे की बलि ले ली। अब भुगतो अंधेरा। जग्गी भाई, मेरी मशीन बंद हो चुकी है। ये आग खंबे के अंदर से लगी है, मेरी वायरिंग से नहीं। जग्गी बार बार भीड़ को उकसा रहा था। उसकी आवाज और तेज होती जा रही थी और तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंच गए। अब ये शहर की किताबी बातें बताएगा। मुखिया जी,
अगर अभी इसे नहीं रोका तो कल ये पूरे मोहल्ले को राख कर देगा। मुझे बिजली घर जाना होगा। बड़े साहब को रिपोर्ट देनी होगी कि रघु ने अवैध काम किया है। जग्गी ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वो पल भर में वहाँ से निकल गया। उसका यूं चिल्लाकर जाना कोई जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि अपनी ही साजिश के सबूतों से दूर भागने का रास्ता था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। आसमान का रंग नारंगी से गहरा लाल हो गया, मानो कुदरत खुद आने वाले खतरे का इशारा दे रही हो। शाम के 6 बज चुके थे। खंबे की आग तो अब शांत हो चुकी थी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। पंचायत भवन के मेन स्विच रूम से काला धुआं उठ रहा था, जो हर पल और घना होता जा रहा था। मुखिया जी और गांव के लोग वहीं इकट्ठा खड़े थे। चेहरों पर डर था और आंखों में एक ही सवाल, अब आगे क्या होगा? रघु, तूने कहा था कि तूने सब संभाल लिया है, पर अब ये पंचायत भवन में धुआं कैसा? अगर रिकॉर्ड रूम तक आग पहुंची तो गांव का बहुत नुकसान होगा। मुखिया जी, रघु अकेले क्या करेगा? किसी ने तो तार के साथ छेड़छाड़ की है। मुखिया जी, बहस का वक्त नहीं है। अंदर मेन कटआउट है। अगर उसे अभी नीचे नहीं गिराया गया तो पूरा ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा और हफ्तों बिजली नहीं आएगी। तो अंदर जाकर बंद क्यों नहीं करता? काका, अंदर धुआं भरा है और बिना रबर के दस्तानों के उस स्विच को छूना खुदकुशी होगी। करंट दीवारों तक फैल सकता है। रघु तेजी से साइकिल चलाकर गांव की दूसरी छोर पर स्थित मदन मिस्त्री के घर पहुंचता है। मदन चाचा, जल्दी निकलिए, पंचायत में अनर्थ हो गया है। मदन मिस्त्री की पत्नी बाहर आती है। अरे रघु बेटा, वो तो पड़ोस के गांव में लाइन ठीक करने गए हैं। रात से पहले नहीं लौटेंगे। रात तक तो बहुत देर हो जाएगी। चाचा का टूल बॉक्स कहाँ है? अंदर कोठरी में रखा है, पर तुम उसे हाथ मत लगाना। बिजली का काम खतरनाक होता है। रघु बिना सुने अंदर भागता है और भारी टूल बॉक्स और काले रबर के दस्ताने उठा लेता है। चाची, आज गांव की इज्जत का सवाल है, मुझे ये ले जाना होगा। रघु साइकिल पर अपना टूल बॉक्स रखकर तेजी से वापस भागता है। रास्ते में उसे फिर से वही मोटरसाइकिल दिखी, अंधेरे मोड़ पर खड़ी हुई। जग्गी किसी से फोन पर बात कर रहा था और हल्के हल्के हंस रहा था। उस हंसी में कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ ऐसा जो साफ नहीं था। रघु ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर बिना रुके, बिना कुछ कहे सीधे पंचायत की तरफ दौड़ पड़ा। पंचायत भवन के पास पहुंचते ही धुआं अब गहरा काला हो चुका था। लोग मिट्टी की बोरियां लेकर खड़े थे, हर कोई कुछ करने को तैयार, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी रघु वहां पहुंचा। उसने बिना वक्त गवाए दस्ताने पहने और सीधे उस धुएं के अंदर जाने लगा। रघु, रुको। मदन चाचा कहाँ हैं? वो नहीं मिले सोनू। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। पागल मत बन रघु, ये जानलेवा हो सकता है। अगर आज मैं पीछे हटा मुखिया जी, तो जग्गी की जीत हो जाएगी और मेरे बाबूजी का नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। रघु हाथ में टॉर्च लेकर उस अंधेरे धुएं से भरे कमरे में घुसता है। यही है जग्गी की चाल। ये तार शॉर्ट सर्किट पैदा कर रहा है। रघु, रुको, अकेले मत काटो, वोल्टेज बहुत हाई है। तभी मदन मिस्त्री भी अंदर पहुंच गए। उन्होंने बिना कुछ कहे रघु का हाथ कसकर थाम लिया। दोनों की नजर एक ही जगह पर थी, चिंगारियां छोड़ता वो जिंदा तार। एक पल की हिम्मत और दोनों ने साथ मिलकर उसे काट दिया। चिंगारियां थम गई, धीरे धीरे धुआं छटने लगा और अंदर की घुटन कम होने लगी। रघु और मदन मिस्त्री लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। भीड़ की सांस जैसे एक साथ वापस आ गई और उस पल डर की जगह राहत ने ले ली। मुखिया जी, ये देखिए, ये शॉर्ट सर्किट नहीं था, ये साजिश थी। ये तार जानबूझकर लगाया गया था ताकि लोड बढ़ते ही ये भट्टी बन जाए। पर ये तार किसके पास मिलता है? ये खास तार सिर्फ बिजली विभाग के उन लोगों के पास होता है जो लाइन का काम करते हैं, और हमारे गांव में ये सिर्फ जग्गी के पास है। भीड़ के बीच खड़ा जग्गी चुपचाप ये सब तमाशा देख रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, वो चुपचाप धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। पर इस बार गांव वालों की नजर उस पर पड़ चुकी थी और अगले ही पल उसे पकड़ लिया गया।
कहाँ चले जग्गी? रिपोर्ट देने या जेल जाने? साजिश का धुआं साफ हो चुका था। रघु ने न सिर्फ गांव की बिजली बचाई थी, बल्कि उस भरोसे को भी जीत लिया था जो धूल में मिल चुका था। पर असली चुनौती अभी बाकी थी। क्या रघु का एसी ढाबा फिर से खड़ा हो पाएगा? जग्गी, तूने सिर्फ रघु का ढाबा नहीं जलाया, तूने पूरे गांव की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। क्या जवाब है तेरे पास? जग्गी पहले गिड़गिड़ाता है, फिर अचानक जहर उगलने लगता है। मुखिया जी, ये शहर से पढ़कर आने वाले लड़के हमें क्या सिखाएंगे? अगर ये कामयाब हो जाता तो मेरी पूछ कम हो जाती। हाँ, मैंने किया ये सब, पर याद रखना रघु, ये बिजली मेरे इशारों पर नाचती है। तू इसे कभी वश में नहीं कर पाएगा। जग्गी भाई, बिजली किसी की जागीर नहीं होती। आपने हुनर को नफरत में बदल दिया, वरना आज आप इस गांव के नायक होते। नायक नहीं, ये अपराधी है। पुलिस आ चुकी है, ले जाओ इसे। 2 पुलिस वाले जग्गी को घसीटते हुए जीप की तरफ ले जाते हैं। जग्गी तो चला गया, पर वो अपने पीछे एक जर्जर और खोखला सिस्टम छोड़ गया था। रघु को लगा कि रास्ते के कांटे हट गए हैं, पर उसे क्या पता था कि असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी है। रघु बेटा, सब ठीक तो है ना? इस बार कोई धमाका तो नहीं होगा? नहीं काका, मदन चाचा ने खुद एक एक जोड़ चेक किया है। सोनू भाई, बटन दबाइए। सोनू स्विच दबाता है। एसी गूंजता है। ठंडी हवा के झोंके आने शुरू होते हैं कि तभी लाइटें मध्यम हो जाती हैं। एसी घर घर की आवाज करके बंद हो जाता है। तभी बाहर से आवाज आती है, कट। ट्रांसफॉर्मर फिर से ट्रिप हो गया है। रघु, बहुत बुरा हुआ। गांव की जो मुख्य लाइन है वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि जग्गी के जाने के बाद भी विभाग ने उसे ठीक नहीं किया। ये ग्रिड अब इस एसी का लोड कभी नहीं उठा पाएगा। सरकार को इसे बदलने में महीनों लगेंगे। मतलब अब सब खत्म? इतनी मेहनत बेकार? रघु चुपचाप आसमान की ओर देखता है, जहां सूरज आग उगल रहा था। तभी अचानक उसकी आंखों में एक नई चमक आती है। मदन चाचा, अगर ग्रिड धोखा दे रहा है तो हमें ग्रिड की जरूरत ही क्यों है? वो सूरज जो हमें जला रहा है वही हमें ठंडक भी देगा। पागल हो गया है क्या रघु? धूप से ठंडक? हाँ काका, सोलर पैनल। शहर में मैंने देखा है, बड़ी बड़ी छतें अब बिजली घर बन रही है। हम अपनी छत पर सोलर प्लेट्स लगाएंगे, न बिजली जाने का डर, न जग्गी जैसे किसी धोखेबाज का डर। इंसान जब प्रकृति से लड़ना छोड़ उसे अपना दोस्त बना लेता है तो चमत्कार होते हैं। अगले ही दिन रघु अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचता है और शहर से सोलर प्लेट्स और इन्वर्टर लेकर आता है। मदन मिस्त्री और सोनू छत पर प्लेट्स फिट करते हैं। पूरा गांव नीचे खड़ा होकर हैरानी से देख रहा था। दोपहर के 3 बज रहे थे। बाहर 45 डिग्री की झुलसाने वाली लू चल रही थी, परंतु अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। आज रघु ने सूरज की आग को ही अपनी ढाल बना लिया था। वाह रघु, यकीन नहीं होता कि बाहर आग बरस रही है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम नैनीताल में आ गए हो। और सबसे बड़ी बात रघु, अब बिजली बिल का कोई चक्कर ही नहीं। सूरज जब तक चमकेगा हमारा एसी तब तक चलेगा। रघु, आज तेरे बाबूजी होते तो उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती। तूने सिर्फ ढाबा नहीं चलाया, तूने इस गांव को आत्मनिर्भर होने का रास्ता दिखा दिया। काका, ठंडक सिर्फ मशीन में नहीं होती। जब नीयत साफ हो और विज्ञान का सही साथ मिले तो रेगिस्तान में भी गुलिस्तान खिल सकता है। ये ढाबा सिर्फ मेरा नहीं, इस पूरे गांव की जीत का प्रतीक है। अंधेरा और गर्मी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एक छोटे से संकल्प का सूरज सब कुछ रोशन कर सकता है। रघु की ये कहानी आज हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो मुश्किलों से डरकर अपने सपने नहीं छोड़ता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।